नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। इलेक्शन डेट से पहले दिल्ली में कांड पर कांड हो रहे हैं। भयंकर बवाल का कंप्लीट चैप्टर आपके सामने रखूंगा। आप ये भी जानेंगे कि दिल्ली की चुनावी लड़ाई वोटों के लिए मां बाप और आंसू बवाल पर कैसे आई। आतिशी जाएंगी जेल, सिसोदिया पर रेड, केजरीवाल के इस नए दावे का सच क्या है आपके सामने रखूंगा। उधर मोदी ने कश्मीर में ऐसा क्या नया कमाल कर दिया कि अब्दुल्ला भी उनकी जमकर तारीफ करने लगे, आपको बताऊंगा। एक चैप्टर यह भी कि दिल्ली के मोदी के सबसे बड़े दुश्मन को अवार्ड मिला तो किस तरीके से भड़क गए मोदी के दोस्त ट्रंप। मोदी और ट्रंप के दुश्मन नंबर 1 का बुरा टाइम शुरू हो गया है, कैसे आपको बताऊंगा। और महाकुंभ पर माहौल बिगाड़ने वाले कट्टर मौलाना के साथ योगी क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर इस पर भी। वक्फ की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है क्या? कट्टर मौलाना की किसने ऐसा कहने पर तगड़ी क्लास लगा दी है, आपको बताऊंगा। महाकुंभ का अनसुना इतिहास जिसे देखकर सनातन विरोधियों के होश उड़ जाएंगे, एक चैप्टर इसका भी। कोरोना के बाद अब चीन भारत में कौन सा नया वायरस फैला रहा है, यह भी आपको बताऊंगा। चीन से आए कोरोना जैसे नए वायरस पर क्या क्या पता चला है कि पूरी दुनिया कांप रही है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले वायरस चीन की लैब से ही दुनिया भर में क्यों फैलते हैं, यह भी एक चैप्टर। लेकिन पहले देखिए दिन भर का रिवीजन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हो गया। नक्सलियों ने गश्त से लौट रहे सुरक्षा बलों की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। नक्सली हमले में 9 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह नक्सली हमला असल में उनकी बौखलाहट दिखा रहा है और उनसे हम बदला जरूर लेंगे। 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का जो लक्ष्य है उसे जरूर पूरा करेंगे, कहा गया सरकार की तरफ से। बिहार में बीपीएससी प्रोटेस्ट के मामले में नेता प्रशांत किशोर को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन प्रशांत किशोर ने बेल की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रशांत किशोर को पुलिस ने सोमवार की सुबह पटना के गांधी मैदान से उठा लिया था। पटना के डीएम का कहना था कि गांधी मैदान में अवैध तरीके से धरना दिया जा रहा था, जबकि यहां धरना प्रदर्शन मना है। प्रशासन का कहना है कि अगर दोबारा धरना प्रदर्शन की कोशिश हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। बिहार में लालू प्रसाद यादव के ऑफर पर नीतीश कुमार ने अब खुलकर बोला है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि अब वापस जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नीतीश कुमार ने कहा कि उनके खिलाफ कौन क्या कहता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को भी संकेत देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अटल जी ने भी उन्हें सीएम बनवाया था। बीजेपी के कुछ नेताओं ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, यह अटल जी का सपना था। दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास। इलेक्शन डेट से पहले दिल्ली में कांड पर कांड, भयंकर बवाल का कंप्लीट चैप्टर। दिल्ली की चुनावी लड़ाई वोटों के लिए मां बाप और आंसू बवाल पर आई। आतिशी जाएंगी जेल, सिसोदिया पर रेड, केजरीवाल के नए दावे का सच क्या है। मोदी ने कश्मीर में क्या नया कमाल कर दिया कि अब्दुल्ला जमकर तारीफ करने लगे। तो दिल्ली में अब किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट आ सकती है, लेकिन इलेक्शन डेट से पहले ही दिल्ली की राजनीति में जो कांड पर कांड हो रहे हैं, जिस तरह का भयंकर बवाल, जबरदस्त ड्रामा चल रहा है, उसने दिल्ली चुनाव को एकदम से पीक पर पहुंचा दिया है। इसमें कोई मां बाप पर जा रहा है तो किसी के आंसू निकल रहे हैं, और किसी के साथ नया खेला हो रहा है तो कोई नए सनसनीखेज दावे कर रहा है। मतलब बवाल ही बवाल। दिल्ली की राजनीति में ये बवाल हो रहे हैं और इसी पर दिल्ली उबाल मार रही। वैसे तो दिल्ली में केजरीवाल के सामने किसी की चलती नहीं और हर बार केजरीवाल ही बब्बर तरीके से जीतते आए हैं, लेकिन इस बार सियासी माहौल ऐसा गर्म हो गया है कि जैसे लग रहा है बड़ी कांटे की टक्कर है। क्योंकि आप ये भी देखिए कि दिल्ली इलेक्शन में पीएम मोदी खुद कूद गए हैं। नरेंद्र मोदी की 2 रैलियां दिल्ली में हो चुकी हैं, जिससे केजरीवाल के लिए चुनौतियां बढ़ गई होंगी, क्योंकि केजरीवाल अब तक अपनी पिच पर सबको लेकर आ रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही बीजेपी भी अपने नैरेटिव पर चुनाव को लाने में जुटी हुई है। और इसके बीच कछुआ चाल से ही सही, लेकिन कांग्रेस भी लगी हुई है कि अगर वो जीत ना पाए तो कम से कम
कहीं ना कहीं किसी का खेल तो बिगाड़े, क्योंकि दिल्ली में इंडी गठबंधन साथ तो चुनाव लड़ नहीं रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने भी जितनी बची खुची ताकत है वो लगा रखी है। आप खुद देखिए किस तरीके से चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। चुनाव आयोग ने दिल्ली में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयानों पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में पीएम मोदी फुल एक्टिव हो गए हैं, दो रैलियां कर चुके हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली चुनाव के सीन से गायब नजर आ रहे हैं। चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि पब्लिक एक मुद्दे पर कुछ सोचे तब तक दूसरा मामला गर्मा जाता है। धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं, मुद्दे बदल रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। जबरदस्त एक्शन से भरी इस सियासी पिक्चर का एक एक सीन गजब का है। दिल्ली में सबसे गजब का सीन आज तब हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने नया सनसनीखेज दावा कर दिया। केजरीवाल क्या कह रहे हैं देखिए। कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि सीएम आतिशी अरेस्ट होने वाली हैं। आज केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ा दावा कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। बीजेपी दिल्ली चुनाव हार रही है। ये गिरफ्तारियां और रेड बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा है। अभी तक इन्हें हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल के इन दावों का सच क्या है यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन आतिशी के अरेस्ट होने वाले दावे पर बीजेपी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही हवाई दावे करके माहौल बनाने में जुटी हुई है और यह सब ध्यान भटकाने की कोशिश। केजरीवाल की बीजेपी से भिड़ंत एक और मुद्दे पर चल रही है और यह मुद्दा है वोटर लिस्ट का। आज केजरीवाल फिर से इस मुद्दे पर एग्रेसिव हो गए क्योंकि दिल्ली चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट आ गई। चुनाव आयोग की फाइनल वोटर लिस्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 1,55,24,858 मतदाता हैं। दिल्ली में पुरुष मतदाताओं की संख्या 84,49,645 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 71,73,952। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट आई, वैसे ही आम आदमी पार्टी भड़क गई। वोटर लिस्ट जारी होने के फौरन बाद ही केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में वोट काटने की साजिश हो रही है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 6,167 वोट काटे गए। इसके अलावा 10% वोट नई दिल्ली क्षेत्र में जोड़े गए। आम आदमी पार्टी का आरोप है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कुल 5.5% वोट काटे गए। नई दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए वोटर लिस्ट को लेकर दिल्ली के सीएम आतिशी ने क्या कहा है। जो वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन आई, ये 6,167 एप्लीकेशन, इसमें से 4,283 4,283 एप्लीकेशन मात्र 84 लोगों ने डाली। यानी 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा लोगों की वोट काटने की एप्लीकेशन डाली। अब कौन है ये लोग जो इतने सारे लोगों के वोट कटवा रहे हैं? जब इन ऑब्जेक्टर्स को बुलाया गया तो जो सारे ऑब्जेक्टर्स हियरिंग के लिए आए, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं फाइल करी। हालांकि चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। आपको बताता हूं, 2020 में दिल्ली में कुल 1,47,86,382 मतदाता थे, जबकि इस बार मतदाताओं की संख्या 7,38,476 हो गई। पुरुष मतदाताओं की संख्या करीब 3 लाख बढ़ गई है। महिला वोटर्स की संख्या 4 लाख से ज्यादा बढ़ गई। दिल्ली में सिर्फ वोटर लिस्ट को लेकर ही बवाल नहीं मचा हुआ, बल्कि बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बयानों ने भी दिल्ली की राजनीति में घमासान सा मचा दिया है। रमेश बिधूड़ी कालका जी से बीजेपी कैंडिडेट हैं और अपने विवादित और भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। रमेश बिधूड़ी ने एक ही दिन में 2 भयंकर विवादित बयान दे दिए।
पहले तो रमेश बिधूड़ी ने कहा कि वो कालका जी की सड़कें प्रियंका वाड्रा के गाल जैसी बना देंगे। सुनिए रमेश बिधूड़ी। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी के बयान का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने रमेश बिधूड़ी से माफी की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रमेश बिधूड़ी के घर के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट भी किया। रमेश बिधूड़ी की नेम प्लेट पर कालिक भी पोत दी। कांग्रेस ने कहा कि रमेश बिधूड़ी के बयान पर पीएम मोदी को बोलना चाहिए। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? रमेश बिधूड़ी के बयान पर घमासान मच गया। कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। विवाद बढ़ा तो रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान पर खेद प्रकट किया। सुनिए एक बार और फिर बताऊंगा कि प्रियंका वाड्रा के बाद रमेश बिधूड़ी से दिल्ली की सीएम आतिशी पर कौन सा विवादित बयान आया। लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया। मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है। 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका वाड्रा पर दिए बयान पर खेद जताया, लेकिन उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ भी एक विवादित बयान दे दिया। रमेश बिधूड़ी जैसे सोच के चल रहे हैं कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। पहले प्रियंका, फिर आतिशी पर उनके बयानों से दिल्ली में भयंकर हंगामा खड़ा हो गया। रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ तो सारी हदें पार कर दी और सीएम आतिशी के पिता को राजनीति में घसीट लिया। सुनिए रमेश बिधूड़ी। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ बयान देने पर आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी पर जोरदार पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने रमेश बिधूड़ी के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए कहा कि दिल्ली की सारी महिलाएं रमेश बिधूड़ी के बयान का जवाब देंगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम आतिशी तो रमेश बिधूड़ी के बयान पर भावुक तक हो गई। उनके आंसू निकल आए। आतिशी ने कहा कि वो सोच ही नहीं सकती कि राजनीति इतने घटिया स्तर तक जा सकती है। सुनिए दिल्ली के सीएम आतिशी को। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी के बयानों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली के चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। इसीलिए केजरीवाल पहले से महिलाओं के लिए योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं।
चुनाव के बाद 2100 रुपए देने का वादा भी कर रहे हैं। कांग्रेस तो दिल्ली के महिला वोटर्स को लुभाने के लिए एक कदम और आगे चली गई। आज ही कांग्रेस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया है। इस दौरान कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि महिलाओं के लिए कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना शुरू की है। सरकार बनने पर कांग्रेस दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देगी। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी दे दी जाएगी। कर्नाटक में भी इसी तरह की योजना सफलता से चल रही है। यानी कांग्रेस ने महिलाओं के सामने दुविधा की स्थिति खड़ी कर दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने का वादा कर रही है, जबकि कांग्रेस उससे 400 रुपए ज्यादा देने की बात कर रही है। दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियों का फोकस महिला वोटर्स पर आ गया है, क्योंकि महिला वोटर पूरा गेम पलट सकती हैं। दिल्ली में 71 लाख के करीब महिला वोटर्स हैं, जो किसी चुनाव का रुख बदल सकती हैं। कांग्रेस ने तो केजरीवाल की महिला सम्मान योजना से 400 रुपए ज्यादा बढ़ाकर प्यारी दीदी योजना का ऐलान कर दिया है और अब चर्चा है कि बीजेपी इसके काउंटर के लिए दिल्ली में लाडली बहन योजना वाला कार्ड चल सकती है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना का कमाल तो दिख भी चुका है। बीजेपी दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर सकती है। दिल्ली में रैली के दौरान खुद पीएम मोदी ऐसी बातें कह रहे हैं, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि बीजेपी कोई योजना महिलाओं के लिए शुरू कर सकती है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। ये आपदा वाले दिल्ली चुनाव में अपनी हार सामने देखकर बौखला गए, झूठ फैला रहे हैं। ये दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली वालों को विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। दिल्ली में बीजेपी का चुनावी अभियान पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही चल रहा है। पीएम मोदी की एंट्री से बीजेपी के चुनाव प्रचार को रफ्तार भी मिल रही है और धार भी। पीएम मोदी खास तौर पर आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार दिल्ली वालों का दिल जीतने के लिए स्वर्णिम अवसर है। बीजेपी ही दिल्ली को दुनिया की सबसे बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा कि ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। जुट जाइए, खूब मेहनत करिए और दिल्ली को आपदा से मुक्ति दिलाइए। तो आप ये देखिए कि पीएम मोदी बीजेपी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी अभी तक दिल्ली के चुनावी सीन से गायब हैं। पीएम मोदी दिल्ली में 2 रैलियां कर चुके हैं, जबकि राहुल गांधी अभी न्यू ईयर सेलिब्रेशन मूड से बाहर ही नहीं आ पाए। दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, अजय माकन, अलका लांबा जैसे नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। राहुल गांधी की यात्रा भी दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन न जाने उस यात्रा का क्या हुआ। राहुल गांधी कब से कैंपेन शुरू करेंगे, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं। ये कांग्रेस की गंभीरता है चुनाव को लेकर। और दूसरी तरफ बीजेपी का हाल यह है कि चुनाव कोई भी हो, वो पूरी ताकत के साथ लड़ती है। कांग्रेस का फोकस दिल्ली से ज्यादा उत्तर प्रदेश को लेकर दिख रहा है। कांग्रेस को दिल्ली चुनाव से ज्यादा टेंशन 2027 में होने वाले यूपी चुनाव की हो रही है। यह गजब हाल है कांग्रेस का। जो चुनाव सिर पर हैं,
उसके लिए कोई रणनीति नजर नहीं आती। और इसके उलट जो चुनाव 2 साल बाद होने वाले हैं, उसके लिए कांग्रेस रणनीतियां बना रही है। इस तरह का काम कांग्रेस पहले भी कई बार कर चुकी है और हर बार उसकी इस प्लानिंग को फेल होते हुए भी देखा गया है। अब चर्चा हो रही है कि कांग्रेस प्रियंका वाड्रा को फिर से यूपी की कमान सौंप सकती है। 2022 में भी प्रियंका को यूपी का प्रभारी बनाया गया था और प्रियंका की लीडरशिप में ही यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था। उस समय प्रियंका ने नारा भी दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन वो नारा भी फ्लॉप हो गया था। और अब कहा जा रहा है कि प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस यूपी का प्रभारी बना सकती है। दिल्ली चुनाव के बाद इसका ऐलान किया जा सकता है। प्रियंका को एक से ज्यादा राज्य का प्रभार भी मिल सकता है। प्रियंका वाड्रा ने 2023 में यूपी के प्रभार से खुद को अलग कर लिया था। कांग्रेस को लग रहा है कि फिर से उत्तर प्रदेश की कमान मिलने पर प्रियंका कुछ कमाल कर पाएंगी, क्योंकि वो अब एक सांसद भी हैं और हिंदी बेल्ट में प्रियंका की स्वीकार्यता ज्यादा है। प्रियंका वाड्रा के यूपी प्रभारी बनाए जाने की चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब यूपी में बीजेपी के अंदर ही अलग तरह की राजनीति हो रही है। यूपी सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल, जो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। आशीष पटेल पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो योगी सरकार के लिए परेशानी की वजह बन रहे हैं। आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल को लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्जापुर से हराने की कोशिश की गई थी। आशीष पटेल ने आरोप लगाया कि मिर्जापुर के एसपी ने लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल को हराने की कोशिश की थी। आशीष पटेल ने अनुप्रिया पटेल की बहन और एसपी विधायक पल्लवी पटेल पर भी आरोप लगाए। आशीष पटेल ने कहा कि उन्हें मर्यादा लांघने के लिए मजबूर ना करें, नहीं तो बात दूर तक जाएगी। इस तरह की बयानबाजी बीजेपी में बहुत रेगुलर नहीं है। आशीष पटेल जिस तरह से बातें कर रहे हैं उससे बीजेपी नाराज है। सीएम योगी ने फौरन मामला अपने हाथ में लिया। सीएम योगी ने आशीष पटेल के साथ 30 मिनट तक मुलाकात की। कहा जा रहा है कि सीएम योगी ने बयानबाजी से दूर रहने के लिए कहा है। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने अनुप्रिया पटेल से फोन पर बात की। अनुप्रिया पटेल को संयम बरतने और बेवजह बयान देने से बचने के लिए कहा है। इन नेताओं को तो बीजेपी ने समझा दिया है, लेकिन यूपी में दूसरे सहयोगी दलों के नेता भी बयानबाजी में पीछे नहीं है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि बीजेपी को घर के विभीषणों से खतरा है। कुछ लोग हैं जो पीएम मोदी, सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह तक गलत जानकारियां दे रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से 43 सीटों का नुकसान हुआ था। बीजेपी अगर ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेती तो 2027 में यूपी चुनाव में हार भी हो सकती है। सुनिए संजय निषाद को। विभीषण लोग हैं ना, गलत सूचना दे रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को कि बिना आरक्षण के निषाद वोट दे देगा। तो वही लोग 43 सीट हरवाए हैं। वो चाहते हैं कि आरक्षण मिल जाएगा, डॉक्टर बहुत मजबूत बड़ा नेता हो जाएगा, अम्बेडकर जैसा हो जाएगा। अब उसी चक्कर में 43 सीट भाजपा। जिला अध्यक्ष दिन भर बैठा हुआ है। उनके जो मंडल अध्यक्ष हैं गाड़ी लेके बैठे चाय की दुकान पर, वीडियो दिन भर का है। ऐसा थोड़ी होता है। किसको बना दिया आपने? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? फिर से क्या 2027 हारने का फिर से वही लोग बैठे हुए रहेंगे, फिर 2027 हार जाएंगे? हम कह रहे हैं आज के दिन में इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर ये सारी राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ पीएम मोदी ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके विरोधी भी तारीफ करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही जम्मू रेल डिवीजन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अब बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। जम्मू कश्मीर देश के बाकी राज्यों की तरह कदम से कदम मिलाकर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। रेलवे कनेक्टिविटी से जम्मू कश्मीर में बिजनेस और टूरिज्म को फायदा होगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेल डिवीजन का उद्घाटन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। मैं जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जम्मू कश्मीर को कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जोड़ने में बहुत ज्यादा इसमें कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो रेल के जरिए से हो, जिसका एक बहुत बड़ा सबूत आज ये जम्मू का रेल डिवीजन है, चाहे वो सड़कों के जरिए से हो, जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जो है तेजी से किया जा रहा है। लेकिन आज के मौके पे मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं।
जम्मू कश्मीर में रेलवे का विकास जितनी तेजी से हो रहा है वो छोटी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में नए रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं। रियासी इलाके में अंजी ब्रिज बनकर तैयार है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी तैयार हो गया है, इसका ट्रायल हो रहा है। इसके अलावा हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे का जाल बन रहा है और इसी वजह से उमर अब्दुल्ला जैसे विरोधी भी पीएम मोदी की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए प्रयागराज सज चुका है। अखाड़ों की पेशवाई निकल रही है। देश भर से साधु संतों का जुटान शुरू हो गया है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी चमक प्रयागराज में भी नजर आने लगी। संगम रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ नजर आ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करने की भी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सनातन विरोधियों को महाकुंभ की भव्यता हजम नहीं हो रही। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने से हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व सनातन विरोधियों के निशाने पर है। कोई महाकुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताकर विवाद खड़ा कर रहा है, तो कोई व्यवस्थाओं का हवाला देकर सवाल उठा रहा है। लेकिन आज पाठशाला में कुंभ का वो अनसुना इतिहास आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर सनातन विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ के नए रंग भी आपके सामने होंगे। लेकिन पहले महाकुंभ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुखिया मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का यह बयान सुनिए, जिसको लेकर वो बड़ी मुसीबत में फंस गए। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर जमीन के बहुत सारे हवाई की, इसके लिए किसी तरह का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। आप भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा महाकुंभ को लेकर दिए विवादित बयान पर मौलाना रजवी कैसे साधु संतों के ही नहीं बल्कि मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी निशाने पर आ गए। दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। दरअसल भारत में ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है जो किसी ना किसी बहाने सनातन या उससे जुड़ी परंपराओं का विरोध करने को ही अपना दायित्व समझता है। कभी वो वक्फ के नाम पर विरोध किया जाता है, कभी किसी और बहाने से। इसीलिए साधु संतों ने महाकुंभ पर विवादित बयान के लिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को निशाने पर ले लिया और उनके बयान को पाकिस्तान प्रायोजित साजिश तक करार दे दिया। आप भी सुनिए। अब वो चुके हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हो सकता है भूमि कहीं और हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो मेला क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा जी विराजमान रहती है। हम जहाँ खड़े हैं ये मेला भूमि है और आप 3 महीने पहले यहाँ आते ही आपको गंगा जी, पूरी गंगा जी दिखाई देती। अब आप उनसे ये पूछे आपकी भूमि कहाँ पे है, तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसे बयान देना उचित नहीं है और वो ऐसे बयान देंगे तो हम भी उनके खिलाफ बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड का जो है प्रयास किया है, उसका तुरंत गठन हो और ताकि इनकी जो भूमि, जितनी भूमि इनकी है वो भूमि हम इनसे ले लेंगे। आपकी भूमि कहाँ से आई? भड़काऊ बयान देते हैं। इनका एक ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि हमें कुछ भी कहना है। मैं ये चाहता हूँ ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना पड़ेगा। मौलाना शहाबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयान कहीं ना कहीं महाकुंभ जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है, उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है
कि इस तरह से माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है, उन्हें कुंभ का इतिहास थोड़ा जान लेना चाहिए। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आ रहा है। वैसे तो कुंभ का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी किया गया है, लेकिन इसे सनातन का महापर्व बनाने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है, जिन्होंने पूरे भारत में सनातन को फिर से स्थापित करने के लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसे मेले की तरह मनाए जाने की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने संगम तट पर सन्यासी अखाड़ों के लिए स्नान की व्यवस्था की और इसके बाद सदियां बीतती गईं और कुंभ का वैभव बढ़ता गया। सदियों पहले भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में कुंभ के मेले का जिक्र किया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल यानी 302 ईसा पूर्व में यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में गंगा के किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया है। 399 से 411 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए चीनी यात्री फाहियान ने भी वाराणसी और गंगा से जुड़े किस्से लिखे हैं। इसके बाद 7वीं शताब्दी यानी आज से करीब 1400 साल पहले सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेन सांग भारत पहुंचा था। वेन सांग ने करीब 16 सालों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में अध्ययन किया, स्टडी की। वेन सांग सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयागराज के कुंभ में भी शामिल हुआ था। वेन सांग ने अपनी किताब सीयूकी में लिखा, देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने के लिए प्रयाग आते थे। संगम किनारे स्थित पातालपुरी के मंदिर में एक सिक्का दान करना हजारों सिक्कों के दान करने के बराबर का पुण्य देने वाला माना जाता है। प्रयाग में स्नान सभी पापों को धोने वाला माना जाता है। वेन सांग ने प्रयागराज को महान शहर बताया और लिखा कि इस मेले में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। और इतने सारे रेफरेंसेस जब मिलते हैं तो इसीलिए सदियों से चले आ रहे कुंभ मेले की जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बताने से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क गए। उन्होंने इसे देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश बताया। गिरिराज सिंह ने मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। सुनिए। सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं और फिर कुंभ वक्फ कहां से पैदा ले लिया? जब इस्लाम ही नहीं पैदा लिया कुंभ के पहले तो वक्फ कहां से पैदा ले लिया? ये जानबूझ करके देश के अंदर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो लोग अपने को अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, लालू यादव हों, ममता बनर्जी हों, इनकी जुबान में दही जम जाता है, बोल नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है। महाकुंभ की जमीन पर दावा ठोकने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तो बयान पर बवाल होने पर चुप्पी साध ली, लेकिन सिर्फ योगी आदित्यनाथ के विरोध के लिए समाजवादी पार्टी लगातार महाकुंभ पर सवाल उठा रही है। जैसे पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए, फिर शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार महाकुंभ के बजट का आनंद ले रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने तो सीएम योगी के विरोध के लिए सारी हदें ही पार कर दी। यूपी की जबनिया सीट से सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि महाकुंभ में नहाने से लोग मर सकते हैं। सुनिए। कुंभ नहा के मरे आदमी, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये जालिम हुकूमत है और इस सत्ता पर बैठने वाले लोग जुल्मी और जालिम लोग हैं। बयानों पर मचे घमासान के बीच महाकुंभ में अखाड़ों के साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में देश के 13 प्रमुख अखाड़ों के साधु संत शामिल होंगे। ये अखाड़े ही महाकुंभ को भव्य बनाते हैं। इन 13 अखाड़ों में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा भी शामिल है। महाकुंभ के लिए आज आनंद अखाड़े के साधु संतों की भव्य पेशवाई निकली। 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले। ढोल, नगाड़ों, शंखनाद और फूलों की बारिश से लोगों ने साधु संतों का स्वागत किया। साधु संतों के बीच नरमुंड की माला पहने कलाकार तांडव करते नजर आए। अपने हथियारों के साथ साधु संतों ने हैरत अंगेज करतब भी दिखाए।
आनंद अखाड़े की पेशवाई पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। महाकुंभ में अब धीरे धीरे साधु संतों की जो पेशवाई है उसका सिलसिला जारी है और आज जो है 7वें अखाड़े यानी कि आनंद अखाड़े की आज पेशवाई भव्य तरीके से बागंबरी घाटी स्थित आश्रम से निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं हाथी और घोड़े और ऊंट पर सवार होकर साधु संत कुंभ महाक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर तमाम साधु संत जो है अपने हाथों में भाला, त्रिशूल और गदा ले रखे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की भव्य पेशवाई आज आनंद अखाड़े की जो है वो निकल रही है। आप देख रहे होंगे ये ऊंट पर जितने नागा सन्यासी हैं वो यहाँ पर सवार हैं। इसके साथ ही पीछे अगर हम तस्वीरें दिखाना चाहें तो यहाँ पर जितने भी नागा सन्यासी हैं वो हाथों में त्रिशूल ले रखे हैं। जगह जगह लोग जो है उनके स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं और इसके साथ ही अब ये धीरे धीरे कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ऐसे में अब कुंभ की जो रौनक है वो धीरे धीरे अब बिखर रही है। पाठशाला में अब अगली क्लास। कोरोना के बाद अब चीन भारत में कौन सा नया वायरस फैला रहा है? चीन से आए कोरोना जैसे नए वायरस पर क्या क्या पता चला है? क्या पता चला है कि पूरी दुनिया कांप रही है? पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाले वायरस चीन की लैब से ही क्यों फैलते हैं? पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बांटने के बाद अब चीन फिर से एक और वायरस लेकर आ गया है। पहले ही पूरी दुनिया कोरोना के सदमे और नुकसान से अब तक नहीं उबरी है कि इस वायरस ने 71 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। बहुत से देश आज भी इस नुकसान की भरपाई कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच चीन ने एक और नया वायरस फैलाना शुरू कर दिया। अब इस वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में इस वायरस के 3 केसेस भी सामने आ चुके हैं। इस वायरस ने छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाया है। भारत में इस वायरस के आने के बाद लोगों को इस बात का डर है कि कहीं फिर से कोरोना का पुराना दौर न लौट आए, फिर से लॉकडाउन और चेहरे पर मास्क जैसी नौबत ना आ जाए, क्योंकि ये वायरस भी बिल्कुल कोरोना की तरह है। इसके लक्षण और फैलने का तरीका भी बिल्कुल कोरोना के वायरस जैसा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन एक बार फिर दुनिया में तबाही मचाने की साजिश कर रहा है? क्योंकि कोरोना की तरह है ऐसे कई वायरस हैं जिन्हें चीन ने अपनी लैब में तैयार करके पूरी दुनिया में फैलाया है। चीन को खतरनाक वायरस का एक्सपोर्टर क्यों कहा जाता है और उसने कब कब किस तरह के अपने फैलाए वायरस से पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भारत में HMPV वायरस से संक्रमित मामलों के बारे में आपको जानकारी दे दूं। अब तक कर्नाटक और गुजरात में HMPV वायरस के 3 केसेस सामने आ चुके हैं। इसमें बेंगलुरु की 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के एक बच्चे में यह वायरस मिला है। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा अहमदाबाद में 2 महीने के एक बच्चे को तेज बुखार और सर्दी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। जांच में सामने आया कि यह बच्चा भी HMP वायरस से संक्रमित है। इस बच्चे को निमोनिया की शिकायत की वजह से 15 दिन पहले अहमदाबाद के एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। शुरुआत में इस बच्चे को 5 दिनों तक वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ा था और इसके बाद जांच में पता चला कि यह HMP वायरस से संक्रमित है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चा खतरे से बाहर है। 3 बच्चों में HMP वायरस के संक्रमण के मामले में एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि इन सभी बच्चों की कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी इन बच्चों ने अपने परिवार के साथ कोई विदेश यात्रा की ही नहीं। इसके बाद भी इन्हें संक्रमण हो गया। हालांकि बेंगलुरु में 3 महीने की बच्ची को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन 8 महीने की बच्ची में रविवार को वायरस मिला और इसीलिए डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन के लिए उसे रखा हुआ है। लेकिन अब इस खबर से पूरे देश में डर और तनाव का माहौल है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत समेत दुनिया भर में HMP वायरस के केस पहले से ही सामने आ रहे हैं। लोगों को इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे लेकर आज बेंगलुरु में स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग भी हुई और इसके बारे में हमारी रिपोर्टर पिंकी राजपुरोहित ने आपके लिए रिपोर्ट भेजी।
एचएमपीवी वायरस के 2 केसेस बेंगलुरु से सामने आए हैं, जहां पर ये दोनों ही केस बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट किए गए बच्चों में पुष्टि की गई है और इसकी पुष्टि खुद आईसीएमआर ने भी की है। आपको बता दें कि 3 महीने की बच्ची और 8 महीने का एक बच्चा जो है वो दोनों ही निमोनिया को लेकर एडमिट हुए थे, जिसके बाद जब टेस्टिंग हुई तो उसमें एचएमपीवी वायरस की पुष्टि भी हुई है। और साथ ही आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से भी एक्शन जो है वो किए जा रहे हैं और यही कारण है कि इस वक्त आप देख सकते हैं हम आरोग्य सौदा में इस वक्त मौजूद है, जहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बड़ी और आपातकालीन बैठक जो इस वक्त चल रही है कि आगे मेजर्स किस तरह से लिए जाएं और किस तरह से इसको रोका जाए। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का पैनिक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी एचएमपीवी के केसेस जो है वो दर्ज हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये 2 केसेस सामने आए हैं उसके बाद सरकार एक्शन में जरूर आ गई है, जहां पर पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इस वक्त बैठक कर रहा है। और आपको बता दें कि इन दोनों बच्चों की अगर बात करें तो किसी भी तरह का इंटरनेशनल ट्रैवल की कोई भी हिस्ट्री नहीं है। एक बच्चा जो है वो तिरुपति गया था, जिसके बाद निमोनिया को लेकर एडमिट होता है और उसके बाद इस तरह से एचएमपीवी का जो वायरस है उसकी पुष्टि होती है। तो सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से स्विफ्ट एक्शन लिया जा रहा है और आगे एहतियातन के कदम भी लिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पिंकी राजपुरोहित, टाइम्स नाउ नव भारत, बेंगलुरु। तो केंद्र सरकार के मुताबिक अभी इस वायरस से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको भी कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है ताकि इस नए वायरस के संक्रमण से बचा जा सके, क्योंकि एचएमपी वायरस के लक्षण बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही हैं। आज आपको इस वायरस के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने की जरूरत है। एचएमपी वायरस एक आरएनए वायरस है जो आमतौर पर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर हमला बोलता है। इस वायरस में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें खांसी या गले में खराश और हल्का दर्द भी हो सकता है शरीर में, लेकिन वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी हो सकता है। यह वायरस खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है। इसके अलावा इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छूने या हाथ मिलाने से भी ये तेजी से फैलता है। कोरोना की तरह ही संक्रमित होने के बाद 5 दिनों में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इस वायरस का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में दिखाई दे रहा है। हालांकि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में यह वायरस गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकता है। इस वायरस का खतरा सबसे ज्यादा ठंड के मौसम में होता है, इसलिए विशेष सावधान होने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर हमारी रिपोर्टर भावना किशोर ने एक्सपर्ट से बात की है, जरा वो भी सुन लीजिए। एचएमपीवी के मामले तेजी के साथ पैर पसार रहे हैं चाइना में। अब भारत में भी इनके जो मामले हैं वो आने लगे हैं। 2 मामले बैंगलोर में पहुंच चुके हैं। इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर रवि मलिक का, उनसे बात करते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों में ये बढ़ रहे हैं मामले और इसके साथ ही चाइना में तो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो क्या कोरोना से ये अलग है या कोरोना जैसा ही है? देखिए, अगर लेमन टर्म में बताऊं तो ये कोरोना जैसा ही है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो भी एक वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है। ये भी रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। थोड़ा बहुत जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है, थोड़ा बहुत प्रोग्नोसिस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये सब रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं। इसके अंदर इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो सिम्टम्स हैं वो सारे वायरसेस के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फीवर आ गया, थोड़े गले में खराश आ गई, थोड़ी नेजल ब्लॉकेज आ गई, और अगर ये निमोनिया का रूप धारण करते हैं तो पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है और बाद में ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है इनकी जो बीमारी की सिम्टोमेटोलॉजी का। और जहां तक कि इस वायरस का तल्लक है, डेफिनेटली थोड़ा सा हम लोगों को केयरफुल रहना, सिर्फ इस वायरस से नहीं, सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस से केयरफुल रहना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो है विंटर्स के अंदर, स्पेशली स्प्रिंग और विंटर मंथ्स में, ये वायरसेस काफी सक्रिय हो जाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अब आपको एचएमपी वायरस से बचने के कुछ तरीके भी बता दूं, ताकि आप और आपके परिवार के लोग इस वायरस से सुरक्षित रहें। इससे बचने के लिए खांसते छींकते समय मुंह पर रुमाल रखें या मास्क लगाकर रखें। अपने हाथों को साबुन या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। अगर आपको जुकाम, खांसी या बुखार है तो पब्लिक प्लेस पर जाने से बचें। संक्रमण को कम करने के लिए कमरे में वेंटिलेशन की हवा आती जाती रहे, इसकी व्यवस्था करें। गले की खराश या दर्द के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। डॉक्टर की सलाह के बगैर किसी भी दवा का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। बच्चों में खांसी जुकाम को लेकर विशेष सतर्कता बरतें। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि भारत में इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले भी कई देशों में फैल चुका है।
आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस वायरस के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां शेयर की हैं, आप भी सुनिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। इस वायरस को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह कोई नया वायरस नहीं है, यह पहले से ही मौजूद है, लेकिन इस बार चीन से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं उससे इस वायरस ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। चीन के अस्पतालों में लगी भीड़ की इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के दिमाग में यही शक है कि क्या दुनिया फिर से कोरोना महामारी जैसी स्थिति की तरफ जा रही है, क्योंकि चीन में HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस तेजी से फैल रहा है। दावा है कि चीन की राजधानी बीजिंग के साथ ग्वांगझू, शंघाई, हेबई और तियानजिन में इस नए वायरस से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि इस मेटा न्यूमो वायरस की वजह से कई जगह इमरजेंसी आपातकाल लगाना पड़ा है। खबर है कि वुहान के स्कूलों में 30 से ज्यादा बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूलों को फौरन बंद करना पड़ा है। आपको याद होगा कि वुहान चीन का वही शहर है जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था और फिर वुहान एक तरीके से दुनिया में डर का पर्याय बन गया था। HMP वायरस को लेकर चीन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC का कहना है कि पहले से गंभीर बीमारियों के लिए इलाज ले रहे मरीज और कमजोर इम्यूनिटी को, जिन लोगों में है कमजोर इम्यूनिटी, उन लोगों को इस वायरस से मौत का खतरा हो सकता है। 2021 में लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस का सबसे ज्यादा खतरा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। दरअसल 5 साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर निमोनिया के दौरान हुई मौतों का एक कारण यह वायरस भी था। यहां केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश के सेला पास पर बर्फ से ढकी झील में एक परिवार फंस गया। ये परिवार जमी हुई झील पर घूमने के लिए गया था और तभी अचानक बर्फ की वो ऊपर की परत टूट गई जिस पर ये चल रहे थे और परिवार के लोग झील में गिर गए। ये सभी लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं। शुक्र ये कि पास में ही कुछ लोग मौजूद थे। सबने मिलकर झील में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सलाह दी है कि जो भी इस तरह की जगहों पर घूमने जा रहे हैं वो अनुभवी लोगों या फिर अपने गाइड को अपने साथ रखें ताकि इस तरह के हादसों से वो बच सकें।